दोस्तों स्वागत है आपका केमिस्ट्री के डे 4 के साथ में। पूरी प्लेलिस्ट वगैरह हम लोग बना रहे हैं बहुत कायदे से और 1 to 1 सीखते जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है सर, ठीक है, हम लोगों ने जो पहला वाला अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसके विकल्प यानी ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए थे। एलिमेंट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स उसके आधे विकल्प हम लोगों ने कल कवर किए थे, कुछ आज करेंगे और बचे हुए कुछ कल भी करेंगे सर, ठीक है। सबसे पहले कॉम्पटन इक्वेशन क्या होती है मेरे भाई। कॉम्पटन इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता अगर आपके पेपर, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो देख रहे होंगे थ्योरी के लेवल पर भी सर, ठीक है, जिनके पेपर जो रिटन वाले होने वाले हैं, तो ऐसे जितने भी बच्चे उनके लिए कॉम्पटन इफेक्ट मोस्ट वांटेड है, तो फिर इक्वेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाएगी। डेल्टा लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी 1 माइनस का कॉस थीटा। दुनिया जानती है लैम्डा माने वेवलेंथ है, एच माने प्लांक्स कांस्टेंट है, एम मास है और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल है। तो ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। कॉम्पटन इक्वेशन क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे हो तब भी आएगा, रिटन वाले आपके पेपर होने हैं तब भी आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। फिर है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है मेरे भाई। श्रोडिंगर इक्वेशन ये यहां पे लिखी हुई है, प्रॉपर आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो अब हम बताते हैं होती क्या है। श्रोडिंगर ने बताया था, ये बहुत सारी चीजें चली, डी ब्रॉगली ने बताया, बहुत सारी बातें हुई कि कोई जब स्मॉल मूविंग पार्टिकल मतलब बहुत छोटा पार्टिकल जब अंधाधुंध गति करता है तो अपने पीछे तरंग छोड़ता हुआ जाता है। तो इन्होंने समीकरण दे दी और जब समीकरण दी मेरे भाई इन्होंने सिद्ध करी तो इस समीकरण के बराबर में 0 आ रहा था। कितना आ रहा था? 0। यहां पे कितना लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। तो पूछ रहा ए का मान बताओ, तो जाहिर सी बात है ए का मान कितना होगा? 0 होगा। तो ए की वैल्यू अगर इसमें पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है? 0 होती है सर, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई कह रहा लैम्बडा जो है, लैम्बडा समझते हो ऐसे करके बनाते हैं उल्टा वाई टाइप। ये जो लैम्बडा है ये ग्रीक का कौन सा लेटर है? मेरे भाई ये ग्रीक का होता है 11वां लेटर। कौन सा होता है? 11वां लेटर होता है मेरे भाई। ये ग्रीक का 11वां लेटर होता है, आपको पता होना चाहिए लैम्बडा से, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन में होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन में मेरे भाई अनसैचुरेटेड होते हैं। जरा समझाते हैं हम आपको। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सब सिग्मा होते हैं, जितने भी सिंगल होते हैं सब सिग्मा होते हैं। जितने भी डबल होते हैं उनमें 1 सिग्मा 1 पाई, जितने भी ट्रिपल होते हैं उनमें 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब संतुष्ट, यानी इसे कोई डबल आदमी जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है। ये कब होंगे? जब ये संतुष्ट नहीं है और भूख है और जोड़ो, डबल बॉन्ड लेके आओ, ट्रिपल बॉन्ड लेके आओ। तो इनमें क्या देखो पाई आ गया। तो जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? लो कार्बन में ऐसे करके बना दिया 1 2 3 4 CH2 ये लो। तो इसमें डबल बॉन्ड है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन होगा जिसमें कार्बन होगा। जैसे CH4 क्या है? मेथेन है। CH4 क्या है बताओ? CH4 क्या है? मेथेन है। CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? 1 2 3 4 सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सैचुरेटेड। क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड। लेकिन हम कहते हैं लो C2H2 ले भैया, C2H2 जे लो भैया, C2H2, इसमें क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ये क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड कहलाएगा, ठीक है भाई। तो सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक भाई। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हमने आपको जो पहली वीडियो थी उसमें बताया था, बाकायदा गाना गा गा के बताया था कि कैसे गाना था। बताओ ऑफ-बाउ का प्रिंसिपल क्या होता है? बोलिए। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। प्लेलिस्ट को शुरू से देखना, बता रखा है भाई, ठीक है। तो लिथियम का विन्यास पूछ रहा है। लिथियम का नंबर कितना होता है? 3 होता है। तो कैसे बनाओगे? 1s2 2s1 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर लिखे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका विन्यास कितना हो जाएगा? 1s2 2s1, ठीक है भाई। उसके बाद आइजेन इक्वेशन क्या होती है? तो आइजेन इक्वेशन होती है H कैप साई बराबर ई साई। सर जी ये आइजेन इक्वेशन होती क्या है? तो मेरे भाई कुछ वैल्यूज होती हैं जिन्हें आइजेन वैल्यू कहते हैं। उसकी कंडीशन होती है 4-5 कंडीशन है। जैसे साई मस्ट बी फाइनाइट होना, साई की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। साई रेगुलर होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, इस तरीके से कंडीशनें होती हैं। सर जी ये साई क्या है? तो ये जो भैया ऐसे त्रिशूल जैसा बना हुआ इसे साई बोलते हैं, ठीक है। ये जो श्रोडिंगर ने अपनी इक्वेशन प्रूव करी थी इसमें इन्होंने
फंक्शन के रूप में साई को यूज किया था। ठीक है भाई, तो ये जो ऐसे त्रिशूल टाइप बना, ये क्या है? साई है मेरे भाई। ठीक है, तो जो कंडीशनें फॉलो करते हैं, ठीक है, जो फंक्शन वो कंडीशनें फॉलो करते हैं, उन्हें कहते हैं आइजेन वैल्यूज और आइजेन फंक्शन। ठीक है भाई, तो उसकी इक्वेशन होती है एच कैप। आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं एच कैप क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। ठीक है, साई तो फंक्शन हो गया, इज लेस देन ई साई। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है? आइजेन इक्वेशन है, जो आपको पता होनी चाहिए। शॉर्ट नोट बनाओ मेरे भाई, बढ़िया कॉपी लेके बैठो, शॉर्ट नोट बनाओ, थोड़ी सी मेहनत करो यार। लोग रोते रहते हैं, सर कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। कैसे होगा भाई? कॉपी लेके बैठो, मेहनत करो, यूट्यूब पे सर्च करने का तरीका सीखो। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, यूट्यूब पे सर्च करो 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव पेपर। कई सारे पेपर पड़े होंगे, उन्हें देखो बैठ के। शॉर्ट में कोई कोई व्यक्ति पेपर डाल देता है, वो देखो इसमें कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा नहीं आता है। अभी हम लोग दूसरी यूनिट वाले दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहां तक जो ऑब्जेक्टिव होगा इन्हें पढ़ो, फिर उसमें देखो कौन सा में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। अभी सबकी प्रैक्टिस कराएंगे, फिर मिसलिनियस कराएंगे यानी मिक्स कराएंगे, फिर पेपर की प्रैक्टिस कराएंगे। 30 दिन में मौज कट जाएगी भाई, सीधी सी बात है। अगर कोई व्यक्ति मान लिया ये कह रहा था कि सर उसने कोर्स वगैरह परचेज किया, तो मेरे भाई कल तक हम बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन अब आज से बिल्कुल फ्री है, आज से सारी चीजें ऐड होनी शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, अगला देखिए, इक्वेशन में पी स्क्वायर समानुपाती है साई स्क्वायर डी टाउ के। आपको पता होना चाहिए, जब कभी भी इस तरीके से मेरे भाई सीधा बनता है इसे जे कहते हैं, और उल्टा होता है इसे टाउ कहते हैं। तो इक्वेशन में पी स्क्वायर समानुपाती है साई स्क्वायर डी टाउ के, तो उसमें पी क्या है? तो मेरे भाई पी कहलाती है प्रोबेबिलिटी। क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। जैसे सिक्का है, सिक्का उछालोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो प्रायिकता कितनी है हेड आने की? 1/2। टेल आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। दोनों को जोड़ दो यानी टोटल एक सिक्का है मेरे भाई। तो इस तरीके से प्रायिकता का मतलब चांस कह सकते हो कि चांस कितना है। कि जैसे अभी हम सुबह से यही हैं, ठीक है, अभी हम जाएंगे लगभग 4 बजे के आसपास घर पे 15-20 मिनट के लिए, तो अब हम घर पे जाएंगे, तो अब हमारा मन कर रहा बाई चांस आज तहरी खाने का मन है, तो तहरी खाने की प्रायिकता कितनी है? 1-8%। भले ही वो बनना घर पे बननी होगी तो रैया, लौकिया, बैगन, दाल चावल ऐसी चीजें बनती है मेरे भाई। तो अब दाल चावल बनने की प्रायिकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ नियम क्या होता है, दोपहर में दाल चावल बनते हैं, शाम को बनेंगे पराठे टाइप कुछ, हालांकि इस समय रोटी बन रही है, और सुबह बनेंगे पराठे टाइप, चाय के साथ में पराठे खाओ, दोपहर में दाल चावल खाओ, शाम को रोटी खाओ। सीधा सिस्टम। आपका शेड्यूल नीचे कमेंट में बताइएगा सर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता है सर। ठीक है, उसके बाद रेडिएशन की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए किसने दिया? तो जो कॉम्पटन इक्वेशन है वो दी ही इसलिए गई थी, कॉम्पटन नाम के साइंटिस्ट ने क्यों दी थी, कि जो रेडिएशन है, जो विकिरण है, विकिरण क्या होता है? विकिरण को समझो मेरे भाई, जैसे सूर्य का प्रकाश विकिरण के द्वारा आता है। क्या होता है विकिरण? ना सूर्य कभी मेरे पास आया, सूर्य कभी आपके पास आया, भैया भैया धूप ले लो, नहीं। कभी तुम सूर्य के पास गए, चाचा धूप दे दो, नहीं। ना स्रोत अपनी जगह से हटेगा, ना लेने वाला यानी ऑब्जर्वर यानी श्रोता अपनी जगह से हटेगा। चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी। धूप आ रही है, हम कभी भी अपनी जगह से नहीं हट रहे, वो कभी अपनी जगह से नहीं हट रहा। इसे कहते हैं विकिरण, यानी जहां से जा रहा है, जहां पे जो ऑब्जर्वर है और जो गिवर है, दोनों अपनी अपनी जगह से नहीं हटते। इसे कहते हैं रेडिएशन यानी विकिरण कहते हैं सर। ठीक है, सूर्य का प्रकाश लगभग 8.5 मिनट में आता है, सबको पता ही है सर, ठीक, पृथ्वी तक। तो जो प्रकाश आप सूर्य का देखते हैं वो ताजा नहीं होता है, 8 मिनट बाद का होता है, क्योंकि वहां से यहां पहुंचने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है सर। ठीक है, उसके बाद है स्टीफान्स लॉ। क्या है? तो स्टीफान्स लॉ क्या होता है भाई, सबको बताना चाहिए, छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है। E बराबर सिग्मा टी की पावर 4। इसमें सिग्मा क्या होता है? स्टीफान कांस्टेंट होता है। सिग्मा क्या होता है? स्टीफान कांस्टेंट होता है। E समानुपाती टी की पावर 4। इसका भी मान होता है, लेकिन चलो हम तुम्हारे ऊपर फिट कर दे रहे हैं। 1 से स्टार्ट होता है, आपको जुगाड़ बता दे रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाके सर्च करना और कॉमेंट करना है मेरे भाई। लो एक होमवर्क दिया, स्टीफान्स कांस्टेंट का मान आपको ढूंढ के लाना। बहुत सरल होता है, आराम से आप लिख सकते हो। हम चाहें तो अभी बता सकते हैं, बिल्कुल सरल है, आदमी 11-12 में पढ़ता है। लेकिन देखते हैं कितने लोग देखते हैं और कितने लोग कमेंट करते हैं सर। ठीक है, तो E बराबर सिग्मा टी की पावर 4। ये क्या होता है? ये होता है मेरे भाई स्टीफान्स का नियम। किस मेटल की सरफेस पर सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाती? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती? ध्यान से समझिए। ऐसा माना जाता है, ब्लैक बॉडी को हिंदी में कहते हैं आदर्श कृष्णिका। ऐसा माना जाता है कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो परफेक्टली ऑब्जर्वर भी होती है और परफेक्टली एमिटर भी होती है, यानी सबसे ज्यादा, सरल भाषा में कहते हैं ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाले पूरे प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेती। माना जाता है 100%। हालांकि 100% कुछ होता नहीं है, 100% कोई कुछ नहीं कर सकता है। 100% सुरक्षा तो डिटॉल भी नहीं देता है, 99.9%, लेकिन मान लेते हैं भाई
99.9% मतलब 100% ही मान लिया जाता है। यानी ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाले 100% प्रकाश को एब्जॉर्ब कर ले उसे ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका कहते हैं। और ये एमिट भी बहुत ज्यादा करती है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी कहलाती है किसी मेटल की सरफेस पे जितनी भी लाइट पड़ी वो सब उसने अगर एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। फिर कह रहा साई ए और साई बी दो फंक्शन है, तो इनके लिए मेरे भाई साई का मान क्या होगा, ध्यान से सुनो। कई थ्योरीज होती हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि जब तक ये अकेला है, ये है एटॉमिक वेव फंक्शन। एटॉमिक मतलब क्या होता समझो, मान लिया ये लिखा हुआ है H, ये है एक परमाणु मतलब एटम। परमाणु का मतलब क्या है, एटम है मेरे भाई। ये एक और हाइड्रोजन, तो ये भी क्या है बताओ, एटम है। क्या है ये, एटम है। लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा H2 का एक मॉलिक्यूल। क्या बनेगा, मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। यानी होगा क्या, जब ये दोनों मिलेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे, यही तो थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कैसे होगा, तो जब ये एक परमाणु दोनों मिलेंगे तो बनेगा एक अणु यानी मॉलिक्यूल। तो वो कैसे बनेगा, तो उसका फंक्शन कैसे नोट करेंगे, तो फंक्शन लिखेंगे मॉलिक्यूल के लिए साई बराबर साई ए और इनटू में साई बी, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे सर, ठीक है। फिर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड में ऑर्बिटल को व्यक्त करते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड होता है उन्हें ऑर्बिटल्स को लिखते कैसे हैं, तो ध्यान से समझिए। जब भी कभी ऑर्बिटल भरे जाते हैं, ठीक है, जब थ्योरीज की पढ़ाएंगे तो जो लोग कोर्स वगैरह में देख रहे हैं उन्हें पता ही है, क्योंकि एमजेपी आरयू में मेरे भाई मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं हमारी तरफ जो यूनिवर्सिटी चलती है, इस वजह से ये सीरीज यहाँ पे लेके आए हुए हैं। अगर आप डिटेल में थ्योरीज वगैरह पढ़ना चाहते हैं कहीं बाहर से हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। बहुत सारी चीजें वहां पर आपके लिए लेके आते रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर भी अगर आपको कोई भी टॉपिक कठिन लगे कॉमेंट कर दिया करो, अगले दिन आपको मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है सर, ठीक है। हाँ, पढ़ ना पाए क्योंकि कमेंट पढ़ नहीं पाते तो वीडियो जब कोई पब्लिक हो तुरंत मेरे भाई लगभग 6, 7, 8 कमेंट कर दो, नजर में आ जाता है भाई, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे ऑर्बिटल को दो तरीके से लिखते हैं मेरे भाई। एक होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, जिन्हें कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल तो होता ही है सर, ठीक है। इन्हें दो तरीके से लिखते हैं, एक होते हैं बॉन्डिंग और एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे मान लिया 1s लिखा हुआ तो ये 1s बॉन्डिंग स्टेट में है। इसका उल्टा क्या लिखते हैं, इसका लिखते हैं 1s स्टार, इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। जितने भी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वो सब सिग्मा वाले हो जाएंगे, तो दो हो जाएंगे सिग्मा और सिग्मा स्टार। अभी बताया डबल ट्रिपल वाले क्या होते हैं, पाई, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पाई स्टार। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड में जो ऑर्बिटल हैं उन्हें लिखते हैं या तो नॉर्मल या फिर स्टार लगा के लिखते हैं। स्टार मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग, स्टार मतलब क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। तो हमने यहां पे लिख दिया, देखो सिग्मा, पाई, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। नॉर्मल वाले क्या हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, और ये वाले क्या हैं, एंटी बॉन्डिंग, यानी इनके विपरीत हैं, ठीक है। स्टार बना के लिख देते हैं, ठीक है भाई। फिर है फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेव नंबर में क्या रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति होती है, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी मतलब होता है वेग यानी कितनी चाल है, वेव नंबर क्या होता है, तरंगों की संख्या होती है। रिलेशन पूछ रहा है, न्यू बराबर होता है सी न्यू बार, ठीक है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, न्यू बार क्या है, वेव नंबर है, और सी क्या है, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ध्यान से समझिए, अगर आप सी से नहीं लिखना चाहते तो इसे आप वी से लिख सकते हैं, न्यू बराबर बी न्यू बार, ऐसे भी आप लिख सकते हो मेरे भाई। कोई दिक्कत, कोई भी ऐसी बॉडी नहीं होगी जिससे दिक्कत हो रही हो सर, ठीक है। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती, पहले भी बता चुके हैं। डी ब्रॉगली ने बताया था कि तरंग के रूप में चलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपने पीछे तरंगे छोड़ते हुए जाते हैं। तो लैम्डा बराबर h/mb होता है, लैम्डा बराबर h/mb होता है, या फिर इसी को लिखते हैं लैम्डा बराबर h/p, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो m × v को हम लोग p बना देते हैं, ठीक है भाई। ये है डी ब्रॉगली की इक्वेशन। उसके बाद देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन। जो बच्चे थ्योरी वाले पेपर देने जा रहे हैं, श्रोडिंगर्स इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने पब्लिक कर रखी है चैनल पे। श्रोडिंगर्स इक्वेशन BDKD सर्च कर लेना, मिल जाएगी सर आपको, ठीक है। तो आराम से फाइनल ईयर वालों के लिए बनाई थी, लेकिन वो आपके काम की है। तो श्रोडिंगर्स इक्वेशन आपको पढ़ लेनी है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन क्या होती है, तो वो होती है H साई बराबर E + B साई, ठीक है। यहां पर आपको ये कैप छूट गया है, ये ऐसे होता है सर, ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, अभी ऊपर दिखाया था। तो H कैप साई बराबर E + B साई होगा, ये कहलाएगी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की nवें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताओ। तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कैसे निकालते हैं, E बराबर
माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर EV, यानी जो एनर्जी है वो E वाली जो है वो n स्क्वायर के साथ में मूव कर रही है। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति के बारे में बताती हैं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं, 4 होती हैं, n, l, m, s। तो n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो E का मान इस फार्मूले पर डिपेंड करेगा। पहली कक्षा के लिए निकालना है n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे बताता है? k, l, m, n को। इलेक्ट्रॉन बताओ, 2, 8, 18, 32। तो k क्या है? पहले वाला शेल है, पहले वाला कोश है, ठीक है भाई। तो n का मान यहां 1 रख दोगे, पहले की ऊर्जा निकल आएगी। n का मान 2 रख दोगे, दूसरे की निकल आएगी। 3 रख दोगे, तीसरे की निकल आएगी। इस तरीके से ऊर्जा निकालते हैं। हाइड्रोजन एटम का जो पोटेंशियल है उसे कैसे लिखते हैं? तो पोटेंशियल को लिखने का तरीका होता है VR बराबर माइनस का A अपान में R। VR बराबर माइनस का A अपान R, ये क्या है? पोटेंशियल है, हिंदी में जिसे विभव कहते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर आप कुछ मीनिंग ऐसे बोल देते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं सब कुछ आपको इंग्लिश वाले हिंदी वाले सब कवर कर पाए। तो पोटेंशियल का मतलब होता है विभव, यानी वोल्टेज कह सकते हो, इतना होता है सर, ठीक है। आखिरी में सिस्टम जिसकी एनर्जी अब यहां पे लिखा हुआ क्वाड्रेटिकली, ठीक है, यानी द्विघात के रूप में से क्वांटम नंबर के साथ बढ़ती है। वो कौन सा आइटम है मेरे भाई? तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन एटम होगा। अभी आपको बताया यहां पे n का मान 1 रख दो, n के साथ में तो चल रही E समानुपाती n स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती n स्क्वायर क्या है? तो जब E का मान n स्क्वायर के साथ में चल रहा है तो ये किसकी है? देखो H एटम, यानी हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो ये कौन सा एटम होगा? हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजें। बिल्कुल भी जल्दबाजी हम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए। मान लिया किसी बच्चे के पेपर जो है वो जून के लास्ट में है, तो सबसे पहले तो बात यह है, मान के चलिए 15 दिन हम लोगों की सीरीज ये जब तक चलेगी तब तक इतने विकल्प हो जाएंगे। डेली लगभग हम लोग 20 विकल्प कवर करते हैं, 300 प्लस विकल्प हम लोग कवर कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विकल्प हैं वही हम छांट के आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो उनमें से काफी सारे आपको आते होंगे। तीसरी बात, आपको क्या करना है, आप चाहो तो एक मॉडल पेपर ले लो। मॉडल पेपर कै रुपए का मिलेगा? 40 से 50 रुपए का मिल जाएगा सर। अब यहां पे पढ़ना शुरू करो, मॉडल में देखो, ठीक है, प्लस सर्च किया करो। हमने कितनी बार बताया, अभी हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि सर्च कर लिया, यूट्यूब पर सर्च किया 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव पेपर आ जाएगा, उसे देखो, बैठ के हल करो। जिन लोगों के डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं प्रॉपर, वो लोग भी परेशान ना हो। कुछ लोग कह रहे थे सर कोर्स में वीडियो कब आएगी, क्या होगा? बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हम यहाँ पे बता भी देते हैं। एक्चुअल में था क्या, हमने एक यात्रा स्टार्ट करी थी 300 किलोमीटर की, तो उसके चक्कर में मैं डेली 2 से 3 घंटे में चलना पड़ता था शाम को सर, ठीक है। और प्लस मेरे खुद के पेपर चल रहे थे जो 3 से 4 घंटे पेपर चले जाते थे। अब ये होता क्या था, 4-3 लगभग 7-8 घंटे यहाँ चले जाते थे, 10-11 घंटे ऑफलाइन हो जाता था, तो वो 18 घंटे वैसे ही हो जाते थे। फिर यूट्यूब पे हम डेली 2-3 वीडियो डाल रहे थे, इस चक्कर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये यात्रा भी खत्म हो गई है और ये पेपर भी खत्म हो गए, तो अब कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाना है, पूरे के पूरे 18 से 20 घंटे आपको ही देने हैं। बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लाने वाले हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि सर जी ऐसे ही कह रहे हैं, तो ये देखिए अभी सब आपके लिए पीडीएफ बना रहे थे बैठे हुए, यहाँ पे देखिए कोई नहीं है इस समय, बिल्कुल सन्नाटा है। ये देखिए सारी पीडीएफ, ये देखिए अभी हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है, ये अभी लिखा बैठ के, ये सब लिखा है अभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है। आपको लगता होगा सर जी के पास पहले से पीडीएफ पड़ी हुई, ऐसा नहीं है, क्वांटम नंबर्स हैं सर, ठीक है। और ये देखिए पूरा यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं, पूरा रिम रखा हुआ है और ये सारी चीजें हो रही हैं सिर्फ आपके लिए, तो टेंशन नहीं लेनी है, मन लगा के पढ़ना है। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई।